हेलो डियर, आप लोग अभी तक अगर 72 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो 72 तक हम वीडियो तो कर चुके हैं कंप्लीट। यह हमारा जो है 73 नंबर का वीडियो है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। बहुत ही अच्छा जो है हम 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं। बहुत नॉलेजफुल है, बहुत सारे जो है आपको ईयर्स के बारे में देखेंगे, बहुत सारे अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, समझ गए। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 73 नंबर वीडियो का। कहता है स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं। माय डियर, आपको हम पढ़ाए थे कि स्वास्थ्य सर्वे एवं योजना कमेटी, समझ गए। स्वास्थ्य सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी किसे कहते हैं, तो वह आप लोग को हम बताए थे इससे पहले वाला ही वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए कि विकास के जगह पर प्लानिंग कमेटी का नाम किसे कहते हैं, और यहाँ पे विकास है तो भोर कमेटी से रिलेटेड होगा, समझ गए। दोनों को कॉन्सेप्ट समझिए। उस दिन ही भी हम बताए थे कि हेल्थ सर्वे एवं डेवलपमेंट कमेटी की बात होगा तो भोर कमेटी, और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी की बात होगा तो उस दिन हम उसका आंसर ही लेकर आए थे। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा, ठीक है ना। आगे है दूसरा नंबर का प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक रोग नहीं है। व्यावसायिक रोग का मतलब होता है कि जैसे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में रहते हुए अगर हमें कोई बीमारी हो जाता है तो व्यावसायिक रोग होता है। जैसे अगर कोई कोयला के खदान में काम कर रहा है तो उससे अगर रोग होगा तो उसको व्यावसायिक रोग हो जाएगा, ठीक है। कोई अगर शीशा वाला फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उससे रोग हो जाएगा, समझ गए। कोई अगर ईख उत्पादन के क्षेत्र में अगर काम कर रहा है और उससे रोग हो जाता है, समझ गए। कोई अगर कपास क्षेत्र में है उससे रोग हो जाता है, तो ये सब व्यावसायिक रोग होता है। तो कहता है व्यावसायिक रोग कौन नहीं है, तो जापानी जो एन्सेफलाइटिस होता है ना, यह आपका जो है वायरल रोग है। यह जो है आपका कोई व्यावसायिक रोग नहीं है, ठीक है। रही बात सिलिकोसिस का, तो यह भी होता है, समझ गए। एस्बेस्टस है और निमोनोकोकस है, ठीक है। निमोनोकोनियोसिस है। तो ये तीनों जो है आपके क्या है, ये तीनों जो है आपके व्यावसायिक रोग है, एक्यूपेशनल डिजीज है, ये वो नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है किस कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी कहते हैं। आ गया ना यहाँ पे कि किस हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसे कहते हैं। तो उस दिन बता ही दिए थे आप लोग को। मुलादियर कमेटी को हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी कहते हैं, और भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एवं डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं, ओके। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई, 1920 में की गई। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। रेड क्रॉस क्या करता है कि यह आपको हेल्थ में काम करता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, समझ गए। आगे का प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की दूसरी अवस्था यानी जो RCH है, यह RCH का जो है कब आया, ये आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। RCH की शुरुआत कब हुई, एक कमेंट आप लोग कीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है कि RCH का सेकेंड फेज कब शुरू किया गया, तो सेकेंड फेज 2005 में शुरू किया गया। आप लोगों को पता है कि 2005 में ही जो है आपका NRHM आया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आया, तो ये चीज़ें आपको पता है। तो RCH का सेकेंड फेज भी 2005 में ही आया, समझ गए। लेकिन RCH शुरू कब हुआ कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे है ESI एक्ट। जो ESI एक्ट कहने का मतलब है कि जो मजदूर, जो श्रमिक कंपनी में, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके रक्षा के लिए, उनके देख रेख के लिए ESI एक्ट आया, समझ गए। तो यह ESI एक्ट जो है यह किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो माय डियर आपको बता दूँ ESI एक्ट 1948 इज द राइट आंसर। और आपको एक चीज़ पता है 1948 में ही जो है आपका क्या हुआ, WHO का जो है स्थापना हुआ, ठीक है ना, पता है ना। चलिए, तो ये सारे चीज़ को याद रखना चाहिए। आगे है 7 नंबर का प्रश्न है। कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष किस में प्रारंभ किया गया, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, CDP, C फॉर कम्युनिटी, D फॉर डेवलपमेंट, P फॉर प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ की गई, 1952 में। और आपको पता होना चाहिए फैमिली प्लानिंग भी 1952 में ही आया, ठीक है ना। और 1952 में बहुत सारे जो है चीज़ें जो है शुरू हुआ, तो 1952 जो है आपको महत्वपूर्ण है। आप एक बार गूगल में जाइए, ठीक है, और 1952 सर्च कर लीजिएगा कि व्हाट इज द फेमस फॉर, मतलब 1952। और 1952 में जितना भी सारे चीज़ हेल्थ का होगा सब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, समझ गए। आगे है, कहता है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कब पारित हुआ। कहता है कि बर्थ एवं
डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ, मतलब जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन होगा, 49, 39, 69, 59। तो आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1969 इज द राइट आंसर। कहता है एक उपकेंद्र पर कुल स्टाफ कितना होता है। यहाँ पे सब सेंटर का जो है आपसे स्टाफ पैटर्निंग पूछ रहा है, ठीक है। तो माय डियर, एक उपकेंद्र पर जो है ऐसे तो आपको देखने के लिए दो ही होता है, ठीक है, ऐसे देखने के लिए तो दो ही होता है, एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक होता है आपका मेल हेल्थ वर्कर, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है अगर आपको मान गए वहाँ पे स्टाफ नर्स भी इंक्लूड हो जाएगा तो टोटल जो है कुल की बात करेगा तो 3 होगा, ठीक है ना। सब सेंटर पर कुल करके बात करेगा तो 3 होगा। रही बात पीएचसी पर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो होता है यहाँ पे 15 होगा, कुल की बात करेगा तो 15 होगा। सीएचसी की बात करेगा माय डियर, तो सीएचसी पर कितना होता है, सीएचसी पर 25 होता है, ठीक है। कुल की बात करेगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तो 25 होगा स्टाफ, यहाँ 15 होगा। 25 स्टाफ में मैं बता दूँ आपको कि एक आपको फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है, एक डॉक्टर ए वाला होता है, क्या बोलते हैं, लेडीज डॉक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके जो है और एक जो है आपके इसी प्रकार से कुल मिला के 25 डॉक्टर होते हैं। मैं आपको स्टाफ पैटर्न तीनों का बता दूंगा कि कौन कौन होता है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे है 10 नंबर है, कहता है यहाँ पे कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, मतलब जो गर्भ के बचाने के लिए रोकने के लिए जो पिल्स लिया जाता है उसमें क्या रहता है। टेस्टोस्टेरोन, ये तो पुरुष हार्मोन है, ये तो होगा नहीं। इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन ये सही बात है। प्रोजेस्टेरोन ये भी सही बातें हैं, यानी दोनों होगा, तो दोनों में ऑप्शन डी है, तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो ये सही है, समझ गए, चूँकि यह स्त्री हार्मोन होता है, ठीक है ना। आगे है 11 नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्षय रोग सबसे अधिक किस अंग को प्रभावित करता है। तो आपको पता है फेफड़ा को प्रभावित करता है, लंग्स को, तो राइट आंसर है। बाकी टीबी ब्रेन में भी होता है, स्किन में भी होता है, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेफड़ा को नुकसान करता है। 12 नंबर का है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है। आपको ये पढ़ते आ रहे हैं, बैसिलिक ऑलमेंट ग्यूरिन, या टीबी रोग से बचाता है। बीसीजी का वैक्सीन आईडी मार्ग से दिया जाता है, इंट्राडर्मल से, ठीक है। जन्म के समय जो है बीसीजी का जो डोज होता है 0.05 होता है, ठीक है, पता है। एक महीना, जैसे ही एक महीना पुराना बच्चा हो जाएगा तो उसको 0 कितना दिया जाएगा, 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1 होगा, 0.1 दिया जाता है एम एल में, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है हैजा रोग के कारण क्या है। तो हैजा रोग के कारण क्या होता है, विब्रियो कोलेरा के कारण जो है आपके क्या होते हैं, हैजा रोग होते हैं। माइकोबैक्टीरियम के कारण टीबी होता है, समझ गए। ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनियाई के कारण जो है आपके क्या होते हैं, निमोनिया होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा, ठीक है। आगे है 14 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। 1948 में हुई, 7 अप्रैल 1948, आप लोगों को पता है, WHO का, ठीक है ना। 45 है, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, समझ गए। एक बात याद रखिएगा। और भारत में बात कहेगा कि WHO का क्षेत्रीय कार्यालय तो न्यू दिल्ली में है, समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 16 है माय डियर, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है यूएन चिल्ड्रन फंड किसका नाम है। तो आपको पहले से ही पता है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का ही जो है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझ गए, यूनिसेफ का ही नाम यूएन चिल्ड्रन फंड है। 17 है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की संस्थापक है। तो आपको पहले से पता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसका संस्थापक हेनरी ड्यूट को माना जाता है, समझ गए ना, हेनरी ड्यूनेट को माना जाता है। 16 है, एक लैक्टिंग माँ को अतिरिक्त कितनी कैलोरी देनी चाहिए। ये प्रश्न मैं न जाने कितना बार बता चुका हूँ कि एक नॉर्मल फीमेल है, एक नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, एक नॉर्मल आपके फीमेल है, समझ गए, और एक जो है आपके प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है। तो एक नॉर्मल के तुलना में एक प्रेग्नेंट को कितना अधिक कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 300, 600, 400, 500 या 550 कहिए, कितना जरूरी जो है कैलोरी एक प्रेग्नेंट होने के बाद एक स्तनपान करा रही माँ के कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लैक्टेटिंग का मतलब होता है स्तनपान करा रही माँ। तो एक स्तनपान करा रही महिला को कितना ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ जाता है, कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे है 19 नंबर, कहता है आरएनटीसीपी कार्यक्रम में
केस की खोज किस पर आधारित है? तो माय डियर RNTCP जो होता है उसमें केस जो पॉजिटिव माना जाता है कि किसमें टीबी है नहीं है, तो उसमें स्पुटम माइक्रोस्कोप का टेस्ट किया जाता है। इसी के तो बेहतर टेस्ट करने का जो है उद्देश्य RNTCP में तो ही ना आया कि बढ़िया तरीके से माइक्रोस्कोप मशीन को जो है डेवलप में करना, जिससे बलगम के टेस्ट करके पता लगाया जाना। बाकी एक्सरे से भी पता लगता है टीबी का, ठीक है। मॉन्टेक्स टेस्ट भी उसी का है, स्पुटम कल्चर भी टेस्ट होता है। लेकिन जो RNTCP आया ना उसमें बेहतर तरीके का माइक्रोस्कोपी के जरिए स्पुटम का टेस्ट किया जाता है, समझ गए। आगे है 20 नंबर है, कहता है HIV के प्रसारण का अधिक जोखिम क्या है? तो आपको पहले से पता है कि सुई चुभने से भी जो है HIV हो सकता है, ठीक है। सुई चुभने से भी HIV हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति को सुई चुभा दिए हैं जो पॉजिटिव है HIV के, और बाद में उसको जो है किसी दूसरे में भी चुभाइएगा तो उससे भी होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। सम लैगिंग हगिंग से तो नहीं होता है, सम होमोसेक्सुअल ये भी गलत है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द बेस्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप किसी HIV वाले का किसी नॉर्मल में कर दीजिएगा तो 100% संभावना जो है ब्लड से फैलने का रहता है, समझ गए। 21 है सार्वभौमिक टीकाकरण यूनिवर्सल जो EPI जो प्रोग्राम जिसको हम लोग समझ गए, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, समझ गए, यूनिवर्सल टीकाकरण UIP, समझ गए, UIP यूनिवर्सल सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है सार्वभौमिक की बात करेगा तो वह जो है भारत में बात करेगा तो 1985 में, और ऑल ओवर इंडिया की बात करेगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेगा तो 1978। अगर लिखेगा कि विश्व में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ तो 1978, और अगर सीधा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूछ देगा तो मतलब भारत का पूछ रहा है तो 1985, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है माय डियर, यहाँ पे कहता है नवजात शिशु मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो नवजात शिशु में मृत्यु का मुख्य कारण होता है प्रीमेच्योर, समय से पहले ही जन्म ले लेना, ठीक है। बाकी श्वसन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होता है, जन्मजात विकार भी होता है, डायरिया भी हो सकता है मृत्यु का कारण, बट सबसे जो नवजात नए नए बच्चे का जन्म लेने और उसके बाद मृत्यु हो जाना सबसे बड़ा कारण प्रीमेच्योर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है 23 नंबर है, कहता है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न को यहाँ पे लेकर आए, कोई दिक्कत नहीं। RNTCP को डॉट्स के साथ पुनः किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो माय डियर RNTCP जो है पुनः डॉट के साथ किस वर्ष आया? तो आपको पहले से पता है 1997 में आया, 1997 में, ठीक है। कहता है पल्स पोलियो टीकाकरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये सब जो ईयर वाला बता रहे हैं ना इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए, हो सकता है रिपीटेड भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम जानबूझ के लाए हैं ताकि आप लोग को रिवाइज भी हो जाए। तो 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण जो है वर्ष शुरू किया गया, और टीका पोलियो मुक्त भारत कब किया गया? पोलियो फ्री कमेंट कीजिए, पढ़ा चुके हैं। 26 है, कहता है माय डियर कि सबके लिए स्वास्थ्य किस सम्मेलन में, मतलब सबके लिए स्वास्थ्य कौन से हेल्थ के सम्मेलन में जो है परिणाम है कि सबके लिए स्वास्थ्य आया? तो जो आपको ये चारों में से बताना है, वार्षिक WHO के सम्मेलन में, आल्मा आटा के सम्मेलन में, वार्षिक UN के सम्मेलन में, उपरोक्त में से सभी। तो माय डियर आपको पहले से पता है कि सबके लिए स्वास्थ्य आल्मा आटा के जो कॉन्फ्रेंस हुआ था सम्मेलन, उसमें जो है दिया गया था, समझ गए। आगे है 27 नंबर, कहता है जिला स्तर पर स्थानीय स्वयं सहायता सहकार क्या है? तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होता है ग्राम के लेवल पर, ठीक है, गांव के लेवल पर, समझ गए। पंचायत समिति होता है प्रखंड के लेवल पर, जिला परिषद होता है आपका जिला के स्तर पर, समझ गए। तो जिला स्तर पर पूछ रहा है तो जिला परिषद, समझ गए ना। आगे चलते हैं, कहता है कोयले को धूल वाला व्यावसायिक रोग क्या है? देखिए, कोयला के धूल से अगर व्यावसायिक रोग होता है, अगर कोई कोयला के कारखाना में काम करता है और वहाँ से जो धूल निकलता है और उससे अगर व्यक्ति काम करने वाले को अगर कोई बीमारी हो जाता है तो उसे एंथ्रॉक्सिस कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंथ्रासाइट जो है कोयला का सबसे अच्छा किस्म माना जाता है, तो एंथ्रॉक्सिस उसी से नाम से स्पष्ट है, एंथ्रॉक्सोसिस, ठीक है।
तो आप लोग को ये जो है पता होना चाहिए। सिलिका के धूल से होने वाला सिलिकोसिस होता है, नाम से ये सिलिका और सिलिकोसिस, ठीक है। आगे कपास की धूल से होने वाला जो व्यावसायिक रोग होता है उसे बाइसाइनोसिस कहते हैं, ठीक है। कपास के जो फैक्ट्री में काम कर रहा होगा उसको कपास के धूल से अगर हो जाता है तो उसे बाइसाइनोसिस कहते हैं, समझ गए, जो कि आपके यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। ये सब याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न। आगे है, कहता है अप्लाइड पोषण कार्यक्रम को किन राष्ट्रीय संस्थान से सहयोग प्राप्त है। तो आपको पता है अप्लाइड पोषण कार्यक्रम को यूनिसेफ के द्वारा जो है आपको सहयोग प्राप्त है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न को लाए हैं, समझिएगा। भारत में परिवार नियोजन का प्रारंभ कौन करती है, प्रबंध। तो भारत में परिवार नियोजन का प्रबंध जो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। 33 है, वह दंपति जिनके 2 या अधिक बच्चे हो तथा जिन्हें परिवार नियोजन में प्राथमिकता दी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें टारगेट कपल कहते हैं, लक्ष्य दंपति कहते हैं, समझ गए। एलिजिबल कपल वो होते हैं जिनके कम से कम जो है आपके 1 बच्चे और हो, ठीक है ना, वो एलिजिबल कपल होते हैं। जिनके 2 या अधिक बच्चे हो जाते हैं वह टारगेट कपल में आ जाते हैं, समझ गए, लक्ष्य दंपति में। ओके, आगे चलिए। 34 है, विलेज हेल्थ गाइड को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य जो गाइड होते हैं उनको कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। विलेज हेल्थ गाइड को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। कितने माह का, 3 माह का। ओके, अब यहाँ पे आगे है, कहता है दाई को प्रशिक्षित करने के लिए कितने महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दाई को प्रशिक्षित करने के लिए जो है आपको 9 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, अब यहाँ पे आज आपका प्रश्न इतना ही था, ठीक है ना। कितना प्रश्न हम लोग किए हैं, 35 प्रश्न। ओके, 35 प्रश्न किए हैं। उम्मीद है आपको ये 35 प्रश्न अच्छा लगे होंगे और मैं अच्छा अच्छा प्रश्न लाया भी हूँ ताकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। जिनके भी 11 और 12 को एग्ज़ाम है, आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिए, मैं प्रतिदिन 2-2 वीडियो लाऊँगा, आपके 11 तक वीडियो आएंगे, समझ गए। चूँकि जो 12 वाले हैं उनको तो 11 तक पढ़ना है, तो 11 तक आपके कंटिन्यू वीडियो आएंगे, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ अभी भी थ्योरी पर फोकस कीजिए, थ्योरी पर फोकस नहीं कीजिएगा गड़बड़ा जाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।